हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने रिटेल मैनेजमेंट के 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट। मर्चेंडाइज प्लानिंग हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिटेल कम्युनिकेशन। Whenever we talk about communication, communication means communicating about something to another person. किसी भी पर्सन को उसके इंटरेस्ट की किसी बात को कन्वे करना हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब रिटेल इंडस्ट्री में बात की जाए तो कम्युनिकेशन की बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। यहाँ रिटेल कम्युनिकेशन को हम कहें तो रिटेल कम्युनिकेशन मीन्स जब रिटेलर अपने कस्टमर्स को उनकी प्रोडक्ट के बारे में, जिन भी प्रोडक्ट्स में वो डील करता है, सर्विसेज के बारे में और इवन अपने रिटेल स्टोर के बारे में जब कम्युनिकेट करता है तो उसे हम रिटेल कम्युनिकेशन कह देते हैं। इसमें सब तरह की इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह की प्रोडक्ट्स में डील करा जा रहा है, तो मर्चेंडाइज ऑफर्ड होगा, सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या स्पेशल ऑफर्स हैं आप अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उसके साथ साथ आपके स्टोर की लोकेशन क्या है, ताकि अगर कोई ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपके स्टोर की लोकेशन को नहीं जानते तो वो भी उसको जान पाए और उसको विज़िट कर पाए। अगर हम बात करें कि रिटेल कम्युनिकेशन का मेन मोटिव क्या है, तो हमेशा रिटेलिंग में, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में हमारा मेन जो मोटिव रहता है वो कस्टमर बेस को इंक्रीज़ करना रहेगा। कस्टमर बेस बढ़ेगा तो आपकी सेल्स का वॉल्यूम अपने आप से ही बढ़ जाएगा। सो कम्युनिकेशन का, रिटेल कम्युनिकेशन का मेन पर्पस कस्टमर बेस को बढ़ाना है। इसके अलावा रिटेल कम्युनिकेशन इट ऑल्सो सर्व्स एज अ टूल फॉर बिल्डिंग द स्टोर इमेज। आप अपने स्टोर के बारे में इंटीमेट करेंगे, आप उसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, आप किन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, अब ये सब बताते हैं। तो व्हेन यू कन्वे एवरीथिंग टू द कस्टमर, ये कस्टमर के माइंड में आपके स्टोर की इमेज को भी बेटर बनाएगा। अगर हम रिटेल कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत एडवांसमेंट हुई है। शुरू के समय में थोड़ा बहुत रिटेलर अपने कस्टमर्स को इंटीमेट करते थे, लेकिन अभी टाइम्स बहुत चेंज हो गए हैं। अभी रिटेलर्स भी कम्युनिकेट करते हैं और कस्टमर्स भी कम्युनिकेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जैसे जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करें तो बहुत बार आपको टोल फ्री नंबर्स दे दिए जाते हैं, और ये रिटेलर्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि इन टोल फ्री नंबर्स के थ्रू अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई उसकी क्वेरीज़ हैं, तो उनको एंटरटेन किया जा सके। और बहुत बार आपने देखा होगा जब हम इंटरनेट मार्केटिंग की बात करते हैं एंड व्हेन यू विजिट वेबसाइट ऑफ एनी कंपनी, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस ज़रूर लिखा होगा। इट मीन्स इफ़ कस्टमर हैज़ एनी कंप्लेंट और कस्टमर हैज़ एनी क्वेरी, तो वो कॉन्टैक्ट अस के थ्रू कंपनी की इन्फॉर्मेशन जान पाएँ, और अगर वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कह पाएँ। सो रिटेल कम्युनिकेशन में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई जिसमें आपने अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर दिया। अब बात की जाए कि कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं इस रिटेल कम्युनिकेशन में, तो मेनली 3 काम किए जाएंगे: इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग एंड रिमाइंडिंग। तो सबसे पहले बात इन्फॉर्मेशन की कर लेते हैं, इन्फॉर्मिंग की कर लेते हैं। ये हमारे रिटेल कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें आप अपने टारगेट कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप ऑफ़र कर रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए बहुत सारे मीडियम्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हो सकता है, पब्लिसिटी के थ्रू हो सकता है। एडवर्टीज़मेंट के लिए भी आप न्यूज़पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड जो रिटेलर है वो बहुत बार अपनी प्रोडक्ट के अगर कोई ख़ास स्पेशल फीचर्स हैं या कोई स्पेशल ऑफर्स यूज़ किए जा रहे हैं तो उनके बारे में भी कस्टमर को इंटीमेट करेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी वेरी रेलेवेंट एंड शुड बी गिवन टाइमली। अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करी जाए तो वो परसुएडिंग आ जाता है। अगर हम इन्फॉर्मिंग के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने रह गए, तो अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करो इन्फॉर्मेशन के केस में, जैसे आपके जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसमें आपके मेन जो रिनाउंड रिटेलर्स हैं जैसे बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश, ये सब अपनी एडवर्टीज़मेंट पैम्फलेट्स के थ्रू करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा वीक ऑफ्स के ऊपर आपको बहुत सारे पैम्फलेट्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि ये
इन मटेरियल्स पे ये स्कीम्स हैं. सो ये वही पर्पस पूरा कर रहे हैं रिटेल कम्युनिकेशन का अबाउट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स. सेकेंड आ जाता है परसुएडिंग. परसुएडिंग मीन्स कस्टमर को रिटेल स्टोर पे आने के लिए कन्विंस करना कि अगर कस्टमर हमारे रिटेल स्टोर पे विज़िट करेगा तो वो प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को भी बाय करेगा. तो इसमें आप अपने जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे टारगेट कस्टमर हो सकते हैं, उनको आप एनकरेज करेंगे कि वो स्टोर पे विज़िट करें. और उनको एनकरेज करने के लिए आप बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स लगा सकते हैं जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपके स्टोर पे विज़िट करेंगे और बाय करेंगे. फिर थर्ड फंक्शन रिटेल कम्युनिकेशन में मेनली आ जाता है रिमाइंडिंग का. आपने एडवर्टीजमेंट में एक बार इंटीमेट कर दिया कस्टमर को कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल, लेकिन रिमाइंडिंग भी करनी ज़रूरी है. इट मीन्स रीटेलिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर्स. जब आप बार बार बहुत सारे अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो उस केस में कस्टमर को किसी एक रिटेलर की इन्फॉर्मेशन, किसी एक प्रोडक्ट की डिटेल्स को अपने माइंड में रिटेन करना मुश्किल हो जाता है. तो अगर आप अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को रिटेन करना चाहते हैं, उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आपको कॉन्टीन्यूसली अपने कस्टमर्स को रिमाइंड करता रहना पड़ेगा ताकि आपकी मार्केट में प्रेजेंस को वो जान लें. अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स. कस्टमर से कांटेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं. तो इसमें एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, सेल्स प्रमोशन आ जाएगा, पब्लिसिटी आ जाएगी, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाएगी और उसके साथ साथ इंटरनेट मार्केटिंग आएगी. अभी इन सब चीज़ों को, ये सब जो वेज टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स हैं, इन सब को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. तो अभी यहाँ आप देख पा रहे हो कि रिटेल कम्युनिकेशन मेथड्स क्या हैं. इसमें अगर आप इमेज को ध्यान से देखते हैं तो उसमें इम्पर्सनल और पर्सनल दोनों तरह को इंक्लूड किया गया है. फिर आप जो फर्स्ट टॉप 2 पोजीशंस देख रहे हैं उसमें पेड है, जिसमें एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, स्टोर एटमॉस्फेयर, वेबसाइट, कम्युनिटी बिल्डिंग. और फिर पर्सनल में आ रहा है पर्सनल सेलिंग, ईमेल्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना या इंटीमेट करना, डायरेक्ट मेल्स करना एंड मोबाइल कॉमर्स. और अगर आप अनपेड में देखते हैं तो वहाँ पब्लिसिटी या वर्ड ऑफ माउथ आ जाता है. वर्ड ऑफ माउथ मीन्स जब कोई आप किसी स्टोर पे विज़िट कर रहे हैं और आपको वो बहुत पसंद आता है, आप अपने 4 फ्रेंड्स को आगे उसके बारे में इंटीमेट करते हैं दैट रियली दिस स्टोर इज़ गुड एंड दे शुड डेफिनेटली विजिट. अब बात करते हैं वो जो हम 5 वेज टू कम्युनिकेट की बात कर रहे थे. आपने अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में यहाँ देखा था कि ये 5 सेगमेंट्स हैं. तो चलिए अब एक एक करके इनकी बात करते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट की. जो एडवर्टीजमेंट का मेन एम है, कस्टमर को उसकी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, ये सब करना है. और उसके साथ साथ आपने अपने कस्टमर को एनकरेज करना है कि आपके प्रोडक्ट को वो बाय कर ले. अगर एडवर्टाइजिंग के फीचर्स की बात की जाए तो दिस इज़ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट इसके लिए वी हैव टू पे, वी हैव टू स्पेंड मनी. देन इट इज़ नॉन पर्सनल फॉर्म. कोई वन पर्सन को कम्युनिकेट नहीं कर रहा है. इन जनरल आप बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. और अगर एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो उसके बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं. इट मे बी इन रिटन फॉर्म, इट मे बी इन प्रिंटेड फॉर्म, विजुअल्स हो सकते हैं, ऑडियोज़ हो सकती हैं, या ऑडियो विजुअल जो मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है. और जब भी हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो इसमें मास कम्युनिकेशन किया जाता है. इट मीन्स यू विल बी इन्फॉर्मिंग सो मैनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. और जब हम इतने सारे लोगों को एक साथ इनकरेज करते हैं और उससे हमारी सेल्स बढ़ती हैं, तो हम ये मान के चलें कि दिस गिव्स वेरी स्पीडी रिजल्ट्स एंड इट इज़ इकोनॉमिकल टू. क्योंकि आप जितना अमाउंट खर्चेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिल जाएगी इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड सेल्स. फीचर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल्समैन के अलावा ये उसका एक सब्स्टिट्यूट है. आपको किसी सेल्समैन को जाके कस्टमर्स को ज़्यादा चीज़ें एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट चाहे अलग अलग ज़रिया के थ्रू होगी, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू आप एडवर्टीज़ कर रहे हैं, टीवी के थ्रू आप कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी जानता होगा, लेकिन ह्यूमन सेल्समैन का एक सब्स्टिट्यूट बन जाएगा. और दूसरी बात कि जो एडवर्टीजमेंट है, हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं अपने फंक्शंस में कि ये हमेशा परसुएसिव नेचर होगी, कि इसमें कस्टमर को एनकरेज करने की कोशिश की जाएगी कि वो हमारे स्टोर पे विज़िट करे और आइटम्स को बाय करे.
अब इसमें मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीज़मेंट्स आपने देखी होंगी, मैगज़ीन्स में आती हैं, टेलीविज़न में आती हैं, रेडियो में आती हैं। तो ये सारे तरीके ही हैं अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टीज़मेंट करने के और अपने कस्टमर को इनकरेज करने के, ताकि वो बाइंग प्रोसेस शुरू कर दें। इसके अलावा ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है। जैसी जैसी आप डायरेक्शंस देंगे उसके अकॉर्डिंगली काम होता जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट इसका डिस्कशन करना चाहें तो एडवर्टीज़मेंट इज़ एन आर्ट। इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, कोई भी एडवर्टीज़मेंट कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी या कितनी ज़्यादा ऐसी होगी जिसको कस्टमर्स नहीं पसंद करेंगे, तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस उस पर्सन पे डिपेंड करेगी जो एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं हमारे इस एडवर्टीज़मेंट के क्या फंक्शंस हैं रिटेलर के लिए। तो सबसे पहले इट क्रिएट्स डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय रिटेलर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिमांड क्रिएट करना। इट हाईलाइट्स द फीचर्स एंड यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स और वो कैसे इस्तेमाल की जाती है आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखा दिया जाता है, तो कस्टमर अपना परचेजिंग का डिसीजन कर सकता है। इट रिमाइंड्स द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। आप बहुत सारा टीवी देखें अगर, तो कभी न्यूज़ चैनल के ऊपर बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेके स्पेशली न्यूज़ को में कवर अप किया जाता है। और इसका सबका फीचर, इस सब का इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है कि आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। आप उस प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। जो एडवर्टीज़मेंट है वो कस्टमर को, हमने ऑलरेडी भी बात की है, फिर से एक बार कर लेते हैं कि ये हमारे कस्टमर को रिमाइंड कराती है हमारी प्रोडक्ट के बारे में और वो बार बार हमारा ही माल खरीदते हैं। इसके अलावा कंपटीशन को मीट करने में मदद करेगा। रिटेलर को हेल्प करेगा कि वो कुछ स्पेशल ऑफर्स एंड स्कीम्स अगर कोई अनाउंस कर रहा है तो वो इसके थ्रू बताया जा सकता है। और इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। ब्रांड इमेज से मतलब हमारी कंपनी की गुडविल से है, और अगर एक बार कंपनी की गुडविल अच्छी हो जाए तो आपको ना सेल्स करनी मुश्किल होंगी और ना ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने मुश्किल होंगे। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड, हम वेज टू कम्युनिकेट कर रहे थे और उसमें फर्स्ट पोर्शन था हमारा एडवर्टीज़मेंट का। अब हम आगे बढ़ते हैं पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप मास मीडिया के मेथड्स को यूज़ करके पब्लिक अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। जैसे कहीं पे कोई मैचेस चल रहे हैं तो आप साइड पे अपनी कंपनी के कुछ कोई एक्सपेंडिचर कर दें, कोई इवेंट को स्पॉन्सर कर दें, या आप उस समय पे वहाँ पे मास मीडिया के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन दो। और ये ज़्यादातर आप अगर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे चेक करें तो बहुत सारे रिटेलर्स की वहाँ पे मीडिया स्टोरीज़ चल रही होती हैं। तो वो क्यों चल रहा है? अगर वो इंटरव्यू या मीडिया स्टोरी सुनने के बाद कस्टमर एनकरेज हो जाता है, कस्टमर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, तो इसका मतलब आपकी पब्लिसिटी अच्छा रोल प्ले कर रही है। और इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव टू। इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, नंबर ऑफ कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड। अगर आपके कस्टमर्स बहुत सेटिस्फाइड हैं आपके साथ डीलिंग में, तो वो अपने आप ही नेक्स्ट लोगों को जिनको भी वैसी ज़रूरत है, दे विल इंटीमेट देम। इसी के रिवर्स अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव पब्लिसिटी कैन ऑल्सो बी देयर। अगर पॉजिटिव होगी तो नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर किसी कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो जाए तो रिटेलर अपने बहुत सारे कस्टमर्स को खो देता है। नेक्स्ट हमारा वे आ गया डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। आपके कोई मिडलमैन बीच में नहीं है, और इसका मेन जो एम है वो भी ये है कि हम अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स डेवलप कर पाएँ। और एक बार जब आपकी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाएगी तो आपके जो भी नए एवेन्यूज़ होंगे, जो भी नए प्रोग्राम्स होंगे, उनमें कस्टमर्स प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होंगे। ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस को एक पर्सनल टच भी प्रोवाइड करता है। इसमें ज़्यादातर, जैसे आपने सुना होगा, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो टेली मार्केटिंग आता है, उसमें टेलीफोन के थ्रू मार्केटिंग। और बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जिसमें किसी ना किसी प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड टेली मार्केटिंग।
और जब हम मेल्स यूज़ करते हैं कस्टमर को कांटेक्ट करने के लिए तो उसे डायरेक्ट मेलिंग कह दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेट करने का जो मीन्स है वो है सेल्स प्रमोशन या ऑफर्स। इसमें आप अपने कस्टमर को कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं। ये जो बेनिफिट्स हैं एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं प्रोडक्ट में, एंड ये हमारे कस्टमर्स को ल्योर करने का स्टिमुलस वाकई ही है। अगर आप अपने कस्टमर्स को डिफरेंट सेल्स प्रमोशन स्कीम्स सुनाते जाएंगे तो आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट इज द मेन एम इज टू इंक्रीज द सेल्स विद इमीडिएट इफेक्ट। जब हम बात करते हैं कि हमने सेल्स प्रमोशन, आपने बहुत बार देखा होगा शॉप के बाहर लिखा है 50% ऑफ, छोटा छोटा सा लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो जो मेनली ये एफर्ट्स हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर किए जाएंगे, रूटीन में ये ऐसे काम नहीं किए जाते, और इससे एक्सपेक्ट भी किया जाएगा कि इसका इमीडिएट इफेक्ट आए और हमारा जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाए। अगर हम सेल्स प्रमोशन की बात करें तो अलग अलग तरह की हो सकती है। इट मे बी कंज्यूमर ओरिएंटेड, इट मे बी मिडल मैन ओरिएंटेड, और इट मे बी एम्प्लॉय ओरिएंटेड। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आपके सारी तरह के डिस्काउंट्स आ जाते हैं, कॉन्टेस्ट्स आ जाते हैं, कूपन्स आ जाएंगे, फ्री गिफ्ट्स आ जाएंगे, कोई ट्रेड शोज़ हैं, कोई डिस्प्लेज हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। तो ऑल दिस मैटर इज़ रिलेटेड टू सेल्स प्रमोशन विच इज़ वेरी वेरी गुड टू बी सक्सेसफुल दीज डेज। अब बात कर लेते हैं अपने एक और रास्ते की, तो उसमें आ जाता है इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। ये एक इस तरह की प्रैक्टिस है जिसमें आपके वेब बेस्ड चैनल्स होंगे जो आपका कंपनी का ब्रांड, उसकी प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विसेज के बारे में आम जनता तक, कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। और जो हम मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें आपकी ईमेलिंग आ जाती है, सोशल मीडिया पे हो सकता है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग हो सकती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, या गूगल एडवर्ड्स भी हो सकते हैं, एंड मैनी मोर। तो ये बहुत सारे तरीके हैं आपके ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ जुड़ने की और अपना कस्टमर बेस बढ़ाने की। जो मेन पर्पस होगा कि हम अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच पाएँ, और आप अपनी जो इंटरनेट मार्केटिंग की जाएगी वो ऐसे चैनल्स के थ्रू की जाएगी जिन चैनल्स को कस्टमर्स देखना पसंद करते हैं, और जिन कस्टमर्स उन चैनल्स को सर्च करते हैं, उस पर शॉपिंग करते हैं और सोशलाइजिंग का भी काम करते हैं। तो हमें इस तरह का इंटरनेट मार्केटिंग के वेज चूज़ करने हैं ताकि हमारा कस्टमर बेस बढ़ सके। अब इसी चैप्टर में एक टॉपिक है प्रमोशन बजट। हम सारी बात रिटेल कम्युनिकेशन की कर रहे हैं। रिटेल कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत थी, तो हमने उसकी डिटेल्स डिस्कस कर ली, बहुत सारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन की बात की। अभी आ जाता है प्रमोशन बजट। जब हमें सेल्स प्रमोशन करना है तो सेल्स प्रमोशन करने के लिए यू हैव टू डिसाइड अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू बी स्पेंट ऑन दिस प्रोसेस। तो सेल्स प्रमोशन का बजट बनाना इम्पॉर्टेंट है, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? बिजनेस एनालिटिक्स पे डिपेंड करेगा, आपने मार्केट रिसर्च क्या की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कितनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंटिसिपेटेड है इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा प्रमोशनल बजट कैसे बनेगा। जो रिटेलर है वो अलग अलग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के ऊपर, जितने भी आपको मेथड्स चूज़ करने हैं, एडवर्टाइजिंग करना है, सेल्स प्रमोशन करना है, पब्लिसिटी करना है, डायरेक्ट मार्केटिंग करना है, तो जितने भी हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जितनी भी डिफरेंट कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको कुछ ना कुछ प्रमोशनल बजट एलोकेट कर दिया जाएगा, कुछ अमाउंट एलोकेट कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्पीडली कि हमारे प्रमोशन बजट बनाने की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों करना चाहते हैं सेल्स प्रमोशन, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स फिक्स कर लिए जाएंगे, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कैसे करना है, उनको अचीव कैसे करना है, तो उसके लिए क्या ऐसे खास काम हैं जो किए जाने चाहिए, उनका डिटर्मिनेशन कर लिया जाएगा। फिर प्रमोशन बजट का एस्टिमेट लगाया जाएगा, इस बजट को बाद में अप्रूव कराया जाता है, और फिर अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो अलग अलग मोड्स की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट है चाहे डायरेक्ट मार्केटिंग है, तो इन सब मीन्स को आपने मनी एलोकेट करनी है।
प्रमोशन जो बजट आपने बनाया है, जो अंदाज़ा लगाया कि आप कितना खर्चा करोगे, तो अब ये फंड्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। एंड जब भी हम किसी बजटिंग की बात करते हैं तो बजटिंग इज़ नेवर कंप्लीट विदाउट कंट्रोलिंग। तो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्टिविटीज़, तो आपके उस प्रमोशन बजट की टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। एंड वॉट एवर बजट वी हैव प्लान्ड, अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन नहीं कर पाए हैं तो उसके बारे में सोचना है। जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो वी चेक व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड उसके साथ साथ हम सजेशंस भी देते हैं कि जो भी कोई लैप्सेस अगर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसे लैप्सेस हैं तो उनको कैसे पूरा किया जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे हम अपना प्रमोशनल बजट तैयार करते हैं। अब प्रमोशनल स्ट्रैटेजी इन रिटेल की बात कर ली जाए, तो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का मतलब होगा आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन सी सहूलियत दे रहे हैं, कौन सी ऑफर्स क्या क्या दे रहे हैं, ये सब पे डिपेंड करेगा। और इसके साथ साथ जब हम प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वेयर एवर वी यूज़ टर्म स्ट्रैटेजी, तो प्लानिंग से कैसे अलग है। प्लानिंग इन जनरल आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली कुछ निर्णय ले लेते हो। जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ख़ास तौर पे, तो यहाँ हम रणनीति की बात कर रहे हैं। तो जब स्ट्रैटेजी की बात की जाएगी, इसका मतलब वी आर डूइंग समथिंग कीपिंग इन माइंड आर कॉम्पिटिटर्स। इसके साथ साथ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है और उनके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आज की डेट में प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ की बात की जाए तो बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, मेंबरशिप कार्ड्स मिल जाते हैं, बाय वन गेट वन ऑफर्स मिल जाती हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्लेज एंड डिस्काउंट्स आर देयर। अब आ जाता है कि जब आपने अपना प्रमोशनल बजट बनाना है तो उसके क्या अलग अलग तरीके हैं। तो बिल्कुल उसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। अब आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा प्रमोशनल बजट क्या होगा, तो आपने अपनी सेल्स का एक परसेंटेज फिक्स कर लिया कि हमने अपनी सेल्स का 3%, 4%, 10%, इट डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सेल्स की एक परसेंटेज फिक्स कर देंगे, तो उतना फिक्स्ड अमाउंट एडवर्टीज इन एक्टिविटीज़ के ऊपर, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पेंड कर दिया जाएगा। सेकंड मेथड हमारा आ जाता है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। तो यहाँ आप अपने जो कॉम्पिटिटर है, जो आपका प्रतियोगी है, उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स करते हैं, आप भी वैसा ही प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट इज़ अफोर्डेबिलिटी मेथड। अफोर्डेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि रिटेलर को डिसाइड करना है कि उसने कितना अमाउंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे लगाना है, एंड दिस अमाउंट इज़ अफोर्डेबल टू हिम। वो इतना पैसा लगा भी सकता है। रिटेलर अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करेगा और फिर ये चेकआउट करेगा कि जितना अमाउंट उसने स्पेंड करना चाहता है, जो उसकी प्लानिंग है, वो क्या उसके लिए अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो फंड्स तभी एलोकेट किए जाएंगे, इन्हीं बेसिस के ऊपर एलोकेट किए जाएंगे फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज़। अब हम अगर नेक्स्ट मेथड की बात करें तो नेक्स्ट इज़ जजमेंट मेथड। अब यहाँ पे रिटेलर अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट को यूज़ करेगा अपने प्रमोशनल बजट को बनाने के लिए। तो एट टाइम्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर हम मनी ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, एंड ये डिपेंड करेगा कितनी मनी स्पेंड करनी है। इसका बजट बनाना किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो पर्सन फैसला ले रहा है उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी जजमेंट कैसी है। देन इज़ इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर्स बजट। ये भी एक बड़ा आसान मेथड है कि आपका जो भी पिछले साल आपने स्पेंड किया अमाउंट, इन सब पे एक फ़िक्स परसेंटेज कर ली जाए कि हर बार हम 2% बढ़ा देंगे, 3% बढ़ा देंगे या 5% बढ़ा देंगे। तो ये भी एक मेथड है अपने प्रमोशनल बजट को बनाने का। और अगर लास्ट में बात की जाए तो रिसर्च अप्रोच या टास्क ओरिएंटेड मेथड। तो इस मेथड में एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च की जाएगी, उसको जो आपके प्रमोशनल बजट्स हैं उनको एलोकेट करने से पहले ये काम कर लिया जाएगा, और इस मार्केट रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स होंगे उससे हम अपना बजट प्रिपेयर करेंगे, जो प्रमोशनल बजट हमें बनाना है। इसके अलावा एक और टॉपिक आ जाता है हमारा इस चैप्टर में कि जो हमारा रिटेल प्रमोशन मिक्स है, मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग्स थ्रू विच वी आर प्रमोटिंग आर रिटेल्स। तो रिटेल प्रमोशन मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का।
इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अकेले बैठ के करनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिटेलर की प्रेफरेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा। एंड यू कैन सी इन द इमेज बहुत सारे एलिमेंट्स शो किए हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द रिटेलर कि वो कौन से मोड को यूज़ कर सकता है। जैसे वो एडवर्टीजमेंट को यूज़ कर सकता है, और साइमल्टेनियसली एक या एक से ज़्यादा मेथड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी रिटेल प्रमोशन मिक्स के अंडर ही आ रहे हैं, उसी के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें एडवर्टाइजिंग किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप अपने कस्टमर्स को अप्रोच करते हो। इसके अलावा प्राइजेज़ अनाउंस किए जा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे उन प्राइजेज़ के लालच में आके ही हमारी आइटम्स को बाय करें। देन कूपन्स किया जा सकता है कि जो कस्टमर है ही विल बी एबल टू गेट डिस्काउंट ऑन गुड्स परचेज बाय हिम। तो ये जो कूपन्स हैं ये आप कस्टमर्स को न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू करा सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। और बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको कुछ ऐसे पैम्फलेट्स मिल जाते हैं कि अगर आप रिटेल स्टोर पे ये वाला पैम्फलेट लेके आएंगे तो आपको कुछ % डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ साथ डिफरेंट ऑफ़र्स की जा सकती हैं। रिटेलर टाइम टू टाइम अलग अलग तरह की स्कीम्स एंड ऑफ़र्स प्रोवाइड करते रहते हैं, और बहुत सारे केसेस में ब्रांडेड गुड्स के साथ आपको बड़े सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो वो पॉइंट्स असल में कुछ ऑफ़र्स हैं। आपको कुछ डिस्काउंट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे कि आपकी नेक्स्ट परचेज पे इतना डिस्काउंट मिलेगा। इट मीन्स आपने मोटिवेट तो कर ही लिया कस्टमर को। देन इज डेमो। डेमो मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन। आपने प्रोडक्ट्स को बेचा तो खाली प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, उसके साथ साथ आपने अपने कस्टमर को उसकी यूसेज को भी कम्युनिकेट करना है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप अपनी प्रोडक्ट की ही बाहर कार्डबोर्ड पैकिंग पे या उस पर यूसेज के प्रोसीजर को मेंशन कर सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के फ्री डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए जा सकते हैं ताकि कस्टमर आइटम्स को ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट हो पाए। इसके साथ साथ बहुत बार हम लॉयल्टी बोनस देते हैं। नाउअडेज लॉयल्टी बोनस इज़ वेरी पॉपुलर। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, तो आप अगर सेम कंपनी मारुति से आपने ऑलरेडी ली थी, अभी उसी से लेंगे, तो इट मीन्स आपको ब्रांड लॉयल्टी का भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो लॉयल्टी बोनस इज ऑलवेज गिवन टू ओल्ड कस्टमर्स। जो आपके खास ओल्ड कस्टमर्स हैं उनको दिए जाएंगे इस तरह के इंसेंटिव्स, ताकि आइंदा कस्टमर एनकरेज हो कि लॉयल्टी बोनस के लिए वो बार बार आपकी ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करे। इसके अलावा पॉइंट ऑफ परचेज अट्रैक्शंस हो सकती हैं। एट टाइम्स आपको बहुत सारे डिस्प्लेस के दौरान जितना भी मटेरियल पड़ा है, तो बहुत बार पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर भी कस्टमर की बहुत परसुएड करने पे, कस्टमर की बहुत रिक्वेस्ट करने पे हम एट टाइम्स वहाँ भी डिस्काउंट्स दे देते हैं। तो अब कंक्लूजन की तरफ आ जाइए। तो अगर रिटेल कम्युनिकेशन जिसके बारे में हमने बात की कि इसके ये पर्पसेस हैं, इसमें ये मेथड्स इन्वॉल्व किए जाएंगे, तो ऑल दिस रिटेल कम्युनिकेशन इज़ पार्ट ऑफ रिटेल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। ये इस तरह का एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में अपने कस्टमर्स को इंटीमेट करते हैं, और इसके साथ साथ स्टोर इमेज भी इम्प्रूव की जाती है। तो बहुत सारे टूल्स को यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन प्रेफरेंस ऑफ द रिटेलर और उसका बजट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।